हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्स स्टडी। मेरा नाम है अभिजीत गुप्ता और आज हम अपने पास एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो CUET में आया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको पता हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपके पास लाया हूँ एक प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अगर मेरे पास हुआ तो मैं और भी क्वेश्चंस के लिए आपके पास बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस बनाऊंगा। बट ये वाला वीडियो ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो आज जो हम पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं वो लास्ट ईयर वाला है। तो बच्चों अपने पास सभी लोग ध्यान से देखो कि ये जो पेपर मैंने उठाया है इसकी एग्जाम डेट भी है मेरे पास। तो देखो ये किस तारीख का पेपर है बच्चों, 15 जुलाई 2022 का पेपर है। कितने मार्क्स का था? 45 मिनट्स का पेपर था और आपको 200 मार्क्स का करना था। यानी कि बच्चों याद रखना, एग्जाम में आपको 200 मार्क्स का पेपर मिलेगा और 45 मिनट्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। हाँ बच्चों, पिछली बार आपको 45 मिनट्स मिलते थे बट अब 60 मिनट्स मिलेंगे, ऐसा एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। अभी वो 15 मिनट रीडिंग के हैं या 60 के 60 मिनट पेपर अटेम्प्ट करने के हैं, इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बट ये पक्का है कि आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बच्चों 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास एग्जाम में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते ही आप आगे के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जो बैलेंस 10 क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस के बारे में तुम श्योर नहीं हो उनको फिर छोड़ देना। तो क्योंकि हो सकता है लास्ट के 10 क्वेश्चंस या बीच के कोई भी 10 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो तुम शायद अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पास प्रीवियस ईयर पेपर अपना 15 जुलाई 2022 वाला। आओ जी, तो देखो बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारा। क्वेश्चन का क्या है? राम एंड बलराम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो राम और बलराम पार्टनर्स है, उनका PSR है 2:1। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? लाइबिलिटीज, असेट्स, असेट्स में दिख रहा है फर्नीचर 80,000 का। क्या कह रहा है? इफ द वैल्यू ऑफ द अबव फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 33.1/3%, चूज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर, अगर ये वैल्यू ऑफ फर्नीचर 33.1/3% ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, तो चूज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि फर्नीचर 33.33% ज्यादा वैल्यू पे लिखा गया है, हमें उससे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर क्लियरली देखो तो ये फिगर 33.33% ज्यादा है, यानी कि दिस फिगर इज 133.333%। करेक्ट? अगर इतनी परसेंट ज्यादा है तो ये फिगर इतने पे रिकॉर्डेड होगी। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100% वाली। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा 80,000 को डिवाइड करो 133.3333 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, 80,000 उसकी वैल्यू है और 133% पे, तो 133.33 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 100% वाली। और उसमें मांगा क्या था? व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द फर्नीचर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो 80,000 डिवाइड बाय 33 इंटू 100%। ठीक है, इसकी फिगर क्या आएगी बेटा? 60,000। ठीक है, 80,000 डिवाइड बाय दिस इंटू 100 कितना हो गया? 60,000। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग transaction will increase the current ratio but will decrease the debt equity ratio। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी करंट रेशियो को तो इंक्रीज करेगी बट डेट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज करेगी? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करेक्ट? और डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। और डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो उसके पास हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, रिडेम्पशन ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो देखो सबसे पहले कह रहा है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं कैश के लिए, तो अगर आप इक्विटी इशू करोगे कैश के लिए तो आपके करंट असेट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि कैश आएगा। और दूसरा क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। शेयर कैपिटल यहां तो कोई लेने देनी। अगर मैं करंट असेट बढ़ा दूंगा, ठीक है, करंट असेट मेरे कैश आने से बढ़ेंगे,
तो मेरी क्या होगी, करंट रेशियो जो होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर मेरा इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज इससे क्या होगी, इक्विटी शेयर आने से मेरी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो मेरी इक्विटी बढ़ेगी, करेक्ट। तो मेरा अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें करंट रेशियो इंक्रीज हो और साथ साथ डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश हमारी जो कंसिडर ये जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ए। नीचे वाले पढ़ के देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा कि नीचे वाले जो आंसर्स हैं वो एक्चुअली में इसके साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स एनालिसिस ओनली, इंटरप्रिटेशन ओनली, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, नाइदर एनालिसिस नॉर इंटरप्रिटेशन। तो याद करो फाइनेंशियल एनालिसिस तुम लोगों ने क्लास 12 में भी कर रखा है और हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कि आप के पास जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप उसका एनालिसिस भी करोगे और फिर उससे इंटरप्रेट भी करोगे कि आपने जो एनालिसिस किया उससे क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस नहीं, इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है, इसलिए आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। W was admitted to the partnership, bringing 1 lakh as capital and 24,000 as the share of goodwill. Choose the correct entry for retaining of goodwill brought in by W. W's share of profit was 1/4। तो कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर्स है, रेशियो था 4:3:3। डब्ल्यू को एडमिट किया, वो 1 लाख रुपीज कैपिटल के तौर पे लाया, 24,000 गुडविल के लाया। हमें बताना है करंट एंट्री क्या होगी गुडविल की, जो उसने गुडविल डब्ल्यू फॉर्म में लाया है और डब्ल्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/4। ठीक है, आओ जी ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो देखो सबसे पहला गुडविल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, और डी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पी क्यू और आर। करेक्ट। तो हमें बताना है कि जो गुडविल लाया है उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो देखो जब वो गुडविल लाता है तो तुम लोगों ने 12th क्लास में भी सीख रखा है कि एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशियो उनका 4:3:3 था, उन्होंने डब्ल्यू को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो तुम्हें क्या सिखाया जाता है कि अगर 1/4 शेयर के लिए डब्ल्यू आया है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4। और वो 3/4 पी क्यू और आर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में 4:3:3 में। करेक्ट। तो यानी कि जितने भी ये गुडविल आ रहा है 24,000 की, इसको हम 4:3:3 में बांटेंगे तो 24,000 इंटू 4/10 हो गया। करेक्ट। तो कितना आ गया ये 9600 ये हो गया, और अगर इसको इंटू 3 कर दूं तो 7200 ये हो गया। यानी कि P को मिलेगी 9600 की गुडविल, Q और R को मिलेगी 7200, क्योंकि इतना वो सैक्रिफाइस करने वाले हैं। देखते हैं किस में है ये रहा हमारे पास 24,000 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो तीसरी एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 24,000 टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ये हो गया हमारा सही आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट इफ द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, फिल्म लिखा हुआ है गलती से, डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म is rupees 10,000, salary to partners is 3,000 and interest on drawings is 2,000। कह रहा है कैलकुलेट करो मैनेजर कमीशन 10% किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, जहां पे उसने बताया डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 है, पार्टनर को सैलरी दी गई 3,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2,000। तो याद करो तुम लोगों ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहां लिखते हैं। करेक्ट।
अगर कोई सैलरी है तो सैलरी यहाँ आएगी और लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो इधर आएगा। बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, सारी चीजों को यहाँ पे प्लेस करना है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 10,000। करेक्ट। सैलरी टू पार्टनर्स है 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2,000। करेक्ट। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 13 माइनस 2 11,000। करेक्ट। और कमीशन कितना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 11,000, 11,000 10% कितना हो गया? 1100। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा 1100 रुपए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट एप्लीकेबल इन अ पार्टनरशिप। हमें एक ऐसी चीज बतानी है जो पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं होती। तो सबसे पहला, ए मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर, बी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सी सोशल या रिलीजियस पर्पस, या डी रिलेशनशिप ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है। तो ध्यान से देखना, पार्टनरशिप में 50 मेंबर्स हो सकते हैं, ये बात हमें पता है, कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है ये बात। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, डीड बनाते हैं। सोशल या रिलीजियस पर्पस, याद करो मैंने जब क्लासेस कंडक्ट करी थी, हमारे चैनल पर जाके देख लें जिस बंदे ने नहीं देखी है, कि सोशल या रिलीजियस पर्पस मतलब चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आप एक पार्टनरशिप फर्म नहीं खोल सकते, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में लिखा है कि पार्टनर्स अग्री करेंगे टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि मुनाफा कमाना जरूरी है तभी पार्टनरशिप खोल सकते हो। तो यहाँ पे सोशल या रिलीजियस पर्पस के लिए आप पार्टनरशिप नहीं खोल सकते। तो यही एक चीज है जो पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे, when a fixed amount is withdrawn at the end of each quarter, interest on drawings will be calculated for, याद करो क्लास 12th में भी कर रखा है, हमने भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स की जा रही हैं तो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो याद करो एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है, ये 4 क्वार्टर्स हो गए। पहली ड्राइंग हमने यहां करी, फर्स्ट ड्राइंग हमारी यहां हुई और लास्ट ड्राइंग यहां पे हुई। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहां से टाइम लेफ्ट कितना 9 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यहां करी 0/2, तो 9/2 इज 4.5 मंथ्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 7th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इंटेंजिबल एसेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, 10% डिबेंचर्स और गुडविल। चलो जी, इंटेंजिबल एसेट इनमें से क्या दिख रहा है? इंटेंजिबल एसेट हमारा गुडविल है, यानी कि पहले का आंसर ए का 4th दिख रहा है। पहले ना सीधे सीधे ए का 4th ढूंढो कहां कहां पे मिल रहा है। ए का 4th देखो सिर्फ इसी में मिल रहा है, बाकी सब में कुछ और है, यानी कि क्लियर कट आंसर यही आने वाला है। कंफर्म करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ए का 4th, बी का 1 बोल रहा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ जी प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% डिवेंचर्स हैं। करंट लायबिलिटीज हमारी ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, तो आंसर मिल गया हमारे को 8th का ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रेशियोज कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस इज, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जो कंपनी की कमिटमेंट्स होती है, इसका मतलब है कितना उसने कमिट कर दिया किसी को, कितना उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं दे दूंगी। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात आ रही है। तो वो पूछ रहा है कौन सी रेशियो से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पता चलती है, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। तो आंसर इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो से हम ये निकालेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो से नहीं। कुछ बच्चों का आंसर शायद सॉल्वेंसी आ गया होगा। सॉल्वेंसी रेशियो से बच्चों लॉन्ग टर्म पता चलता है, शॉर्ट टर्म नहीं। ठीक है, लिक्विडिटी से पता चलता है हमारे शॉर्ट टर्म। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। Z is admitted in the firm for 1/5 share. On admission of Z, there was a balance of 20,000 in the general reserve. What would be the journal entry for distributing the reserve? तो कह रहा है हमारा रेशियो है एक्स और वाई का 4:1, जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए,
एडमिशन जब जेड का हुआ तब हमारे पास 20,000 पड़े थे, किसमें? जनरल रिजर्व में। तो इस जनरल रिजर्व की एंट्री पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व। तो भाई याद करो, जब पार्टनर एडमिट होता है तो क्या करते थे? जैसे ही पार्टनर एडमिट होता था, पुराने पार्टनर्स डर जाते थे, हे भगवान मेरे प्रॉफिट्स देख लो, रख लो, घर में कोई घुस गया है, अब वो मेरे प्रॉफिट्स ना खा ले। तो डर के मारे सब क्या करते हैं, अपने अपने प्रॉफिट जमा करने लगते हैं और क्या कहते हैं, लाल लाल मेरा प्रॉफिट दे दे। करेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो ये पुराना जनरल रिजर्व पड़ा है ये क्या करेंगे, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक। तो 20,000 इंटू 4/1 तो कितना हो गया, यानी कि 20,000 इंटू 4/5, 5 4 जा 20, 4,000 टू 4 16,000 और 4,000। तो एंट्री देखो, ए दिख रही है, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स, जनरल रिजर्व डेबिट टू वाई और जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई। अब यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे 10 और 10 है, यहाँ पे 16 और 4। तो हमारे पास आंसर क्लियरली दिख रहा है, आंसर हो गया ए। ठीक है, चलो जी। तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, 50 क्वेश्चन में टोटल अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल पे आते हो, व्यूज देते हो और हमारे को इस तरीके से मोटिवेट करते हो। क्लासेस खत्म होने के बाद हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको और चीजें प्रोवाइड करें। तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहिए, इसी तरीके से प्यार बरसाइए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, P, Q and R are partners sharing profits in the ratio 3:1. S admits in the firm for 2/10 share. The sacrificing ratio would be। तो कह रहा है P, Q और पार्टनर से रेशियो था 3:1, S को एडमिट किया 2/10 शेयर के लिए। ठीक है, तो 2/10 शेयर करने मतलब कि अगर 2/10 के लिए आ रहा है, यानी कि अगर घर में 10 रोटियां बनी हैं तो 2 रोटी कौन खाएगा, अकेला एस खाएगा। तो घर में कितनी रोटी बचेंगी, 10 में से 2 तो खा ली तो बची 8 रोटी, यानी कि रिमेनिंग शेयर हो गया 8/10। अब ये 8/10 कैसे बांटना चाहिए, ये 8/10 बांटना चाहिए 3:1:1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो आ रहे हैं ना 3:1 111 231 123 आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पे एनटीए ने गलती कर दी। जी हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन में गलतियां आ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पे एनटीए की तरफ से आंसर ए होना था 3:1:1, जो कि ये वाला रेशियो है, उन्होंने 3:2:1 किया है। तो ये मैं अभी के लिए ए ही टिक करूंगा, आंसर इसका 3:1:1 है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में हमारे पास जो भी नियरेस्ट आंसर होगा वो टिक करके आएंगे। तो नियरेस्ट आंसर हमारा क्या है, 3:1:1। याद करो स्कूल में भी तुम लोगों ने यही किया है कि अगर 2/10 शेयर के लिए आया है कोई बंदा, या इसको सिंप्लीफाई करके 1/5 भी कर सकते हो। करेक्ट। तो 1/5 के लिए अगर आया है तो रिमेनिंग शेयर कितना होता था, 4/5। और 4/5 कैसे बांटते थे, वो 4/5 ओल्ड रेशियो बांटते थे, और वही ओल्ड रेशियो क्या बनता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। करेक्ट। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए ही रहेगा 3:1, जबकि बट वो गलत है, आंसर इज 3:1:1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी डज नॉट इंक्लूड। इनमें से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आता? पहला, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। तो सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई बैलेंस शीट पेन तो आते ही आते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी, ये बात तुम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ रखी है। यानी कि रेशियो एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता। आगे, आइडेंटिफाई द आइटम क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करो वो आइटम जो क्रेडिट किया जाता है कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो इनमें से कौन सी चीज क्रेडिट की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में, हमें वो बताना है। तो सबसे पहला आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स। कुछ बच्चे कहते हैं ग्रोस, ग्रोस मतलब वो गंदा गंदा से ग्रोस नहीं होता कि कितना गंदा से ग्रोस है, ये ग्रोस नहीं होता नालायकों, ये होता है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें से कोई चीज माइनस ना हो रखी हो, वो होता है ग्रॉस। ठीक। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक। सर रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे जाना है,
हमने ऐसे रटा था कि असेट्स होते हैं डेबिट, तो रिलेशन की जाएंगे डेबिट में, लाइबिलिटीज होती है क्रेडिट, तो जाएंगी रिलेशन की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो देखो सर, डेटर्स तो जा नहीं सकता क्योंकि डेटर्स एक असेट है, वो डालेंगे हम डेटर्स असेट रिलेशन की डेबिट साइड पे। ये सर एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पे जाते हैं, खर्चे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ये भी नहीं जाने वाला। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब पे करते हैं तो लाइबिलिटी भी पे करने से कम होती है, तो वो भी डेबिट होती है, ये भी नहीं जाएगा। तो क्या हुआ सर, आंसर हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो देखो ये जो तुमने रटने का तरीका रखा है गलत है, बट आंसर सही निकल गया उससे। क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक ऐसी चीज है जो आप रिलेशन में क्रेडिट साइड पर डालते हो। ठीक है, आगे, आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो पूछ रहा है हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, उसका ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, एनपीओ के सवाल है बेसिकली। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट ग्रांट किसी पर्पस के साथ मिली है या बड़ा अमाउंट है, ऐसा कुछ नहीं बताया। सवाल ने क्या नहीं बताया कि एक पर्पस के साथ मिली है या नहीं मिली। दूसरी चीज क्या नहीं बताई कि क्या ये अमाउंट छोटा था, क्या ये अमाउंट बड़ा था, ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं बताया तो हम जब भी एनपीओ को कोई डोनेशन मिलती है तो हम मानते हैं कि उसके लिए वो डोनेशन एक जनरल डोनेशन है, मतलब ऐसी डोनेशन जिसके साथ कोई पर्पस अटैच नहीं है, तो फिर ऐसी डोनेशन को हम अपने पास रेवेन्यू इनकम मानते हैं। ठीक है, तो देखो उसने वही पूछा क्या ट्रीट करोगे इसको, तो ट्रीट करेंगे एज रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, डेफर्ड इनकम, या फिर बोथ कैपिटल एज वेल एज डेफर्ड इनकम। तो आंसर क्या है इसका, हम ट्रीट करेंगे एज रेवेन्यू इनकम। अगर सवाल बोल देता कि अमाउंट बड़ा है, या क्वेश्चन बोल देता कि एक पर्पस के लिए मिला है, तो हम इसको फिर कैपिटल इनकम अपने पास डिस्क्लोज करते। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने एनपीओ में सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं। किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारे चैनल पे देखो, एनपीओ के 2 लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, वहां पे मैंने एनपीओ बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब जब जाओगे वहां पे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तब भी कर देना है, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। आओ जी, राम मोहन एंड रॉय, ओए होए होए क्या नाम है, राम मोहन रॉय आर पार्टनर्स इन द रेशियो 864। राम रिटायर्स, ठीक है, मोहन एंड रॉय डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 10:6। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो कह रहा है राम मोहन रॉय पार्टनर्स थे, रेशियो था 8:6 और 4। राम रिटायर कर गया और मोहन और रॉय ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, 10:6 में। तो हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। तो देखो गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, मोहन का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बढ़िया। अब हमारे पास जो न्यू रेशियो है मोहन का वो है 10/16, करेक्ट, और मोहन का ओल्ड रेशियो था 6/18। चेक कर लो, 6 + 4 10, 10 + 8 18, और यहाँ पे 10/6। तो निकालते हैं जरा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं पहले आपस में ही, तो क्या आ सकता है, ये 5/8 है ना, और ये क्या हो सकता है, 3/9 है ना। हाँ जी, तो आगे ये हो गया 72 9, तो ये आ रहा है 45 27, 18, 18/72। रॉय का क्या आ रहा है, रॉय का न्यू रेशियो है 6/16, ओल्ड रेशियो था 4/18। ये भी सॉल्व हो सकता है, 3 8 2 9। गेनिंग रेशियो, ओहो, हाँ, गेन रेशियो ठीक है ना, मैंने ठीक निकाला ना, कोई दिक्कत तो नहीं, 5/8 3/9, क्या हो गया, 11, 11/72। यहाँ मैंने शायद कुछ गलती कर दी, क्या है इसका, 10/16 और उसका है 6/18, है ना। हाँ, तो 5
और 8, 3 और 9। ओह, ये गलत हो गया, यहाँ गलती हो गई। तो कितना हो गया ये? 24, और ये आ गया 21। तो आंसर आ रहा है 21:11, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कोर्ट मे नॉट ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। मतलब कोर्ट इनमें से किस सिचुएशन में फर्म डिसॉल्व शायद ना करे। कौन सी सिचुएशन पहले लिखी है? पहला है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स इनसेन, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैनॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, या फिर ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो कोर्ट जो है, पर जो कहते हैं ना कंपलसरी डिसोल्यूशन है, वो कंपलसरी डिसोल्यूशन कर सकता है इन तीनों केसेस में। क्या? अगर पार्टनर इंसेन हो जाए, अगर पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, या फिर अगर फर्म सिर्फ और सिर्फ लॉस में ही चल सकती है, प्रॉफिट में ही नहीं आ सकती, तो कोर्ट चाहे तो उसको कंपलसरीली डिसॉल्व कर सकती है। बट कोर्ट अगर कहे तो कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट इस केस में डिसॉल्व करेगा। वो ये कह सकता है कि अगर आपकी डीड में लिखा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो बिजनेस को आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज अ, जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो डिबेंचर्स इशू करते वक्त याद करो, हम अगर प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। करेक्ट? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ रेवेन्यू लॉस, इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, इज अ कैपिटल लॉस, या फिर इट इज अ प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक, तो देखो, लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स हम क्या रोज रोज डिबेंचर इशू करते हैं? नहीं, कभी कभी इशू करते हैं, और कभी कभी इशू करते हैं तो ये लॉस जो है ये भी कभी कभी उठाना पड़ता है। तो एक रेवेन्यू लॉस हो नहीं सकता, तो ये कैसा लॉस हुआ? ये एक कैपिटल लॉस है, ऐसा लॉस जो कभी कभी होता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज। कॉमन साइज स्टेटमेंट को और किस नाम से बोल सकते हैं? पहला, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस। तो मैंने अपनी क्लासेस में जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला और उसके साथ कॉमन साइज कंपैरेटिव डिस्कस किया था, तब मैंने वहीं पे लिखा था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम और क्या बोलते हैं? कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं बोलते, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं हम कंपैरेटिव को। ठीक है, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 19। ओहो, लंबा चौड़ा सवाल है। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ असेट्स इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partners in case of dissolution of the partnership firm to make up deficiencies of capital। तो कह रहा है हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से असेट्स को यूज किया जाएगा, इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जब हम असेट्स बेचते हैं तो उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, फिर अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो अपने पार्टनर्स वगैरह से मंगा जाते हैं। तो पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ कि किस सीक्वेंस में हम पेमेंट्स वगैरह मंगवाते हैं, किस सीक्वेंस में हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ें बतानी है। तो हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं जो ऊपर नीचे के ऑर्डर में है, हमें उन ऑर्डर को ठीक करके बताना है कि किस ऑर्डर में कौन सी चीज़ होगी। तो पहला क्या लिखा है? इन पेइंग ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल, in paying to each partner proportionately what is due to him on account of capital, in paying the debts of the firm to the third parties, the residue if any shall be divided among the partners in their profit sharing ratio। तो चार स्टेटमेंट है, 2 मिनट लगाओ और खुद से आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऑर्डर में कौन सी पेमेंट होनी चाहिए।
तो देखो, सबसे पहले हम फर्म के डेट्स पे करेंगे, उसके बाद उसने अगर कोई लोन दे रखा है तो वो पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल पे करेंगे, और उसके बाद कुछ सरप्लस पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पे करेंगे थर्ड, यानी कि थर्ड देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऑर्डर में है ना, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी। ठीक है, आओ जी आगे बढ़ते हैं। 19th हो गया, 20th आ जाओ। कह रहा है ए बी एन सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 7:4:4. B retires and on the day of his retirement, goodwill existed in the books at 30,000. B's capital account will be debited by, तो ABC पार्टनर्स है, रेशियो 7:4:4 है, B ने रिटायरमेंट ले ली और उस वक्त जब उसने रिटायरमेंट ली तो फर्म की बुक्स में गुडविल आती 30,000। हमें बताना है बी का गुडविल कितने से डेबिट होगा। तो ये बात हमें पता है कि भैया जब हम अपने पास बैलेंस शीट में गुडविल रखते हैं तो वो गुडविल कभी ना कभी राइट ऑफ करनी पड़ती है। तो अब राइट ऑफ करने की बारी आ गई। जब राइट ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? हमारे पास जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो डेबिट होते हैं और हम क्रेडिट कर करते हैं टू गुडविल। ठीक है, अभी राइट ऑफ किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास गुडविल है 30,000। 30,000 में बी का जो शेयर है वो है 4 11 4 15 4/15, तो ये हो गया 2,000 इंटू 4 8,000। आंसर इज सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी याद करो, हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो ही चीजें आती हैं, एक शेयर कैपिटल से जुड़ी हुई चीजें और दूसरा लोन्स से जुड़ी हुई चीजें। क्लासेस में हमने डिस्कस कर रखा है ये बात। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग क्या क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, ये तो हो नहीं सकता, ये तो इनफ्लो हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स से पैसा आना, ये भी इनफ्लो हो गया। डिविडेंड रिसीव किया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन है, वो लोन हमने रीपे किया तो पैसा गया, यानी कि आउटफ्लो हुआ। आंसर इज डी। देख रहे हो सवालों का लेवल, देख रहे हो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो तुम लोगों ने डिस्कस नहीं कर रखा है, तुम लोगों को आता नहीं है। फिर पता नहीं क्यों इतना डर बैठा रखा है, क्यों इतना हम पैनिक कर रहे हैं, ये आएगा वो नहीं आएगा, ये करें वो करें या ना करें। अरे भाई जो तुम लोगों ने 12th में कर रखा है, बहुत अच्छे से कर रखा है, वो सब वही आएगा। एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो हमने डिस्कस कर रखे हैं, बस वही आएंगे। तो अपने आप को इतना स्ट्रेस मत लो। बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना आसान समझो कि हाँ हमने तो कल ही पढ़ रखा है सब याद है हमें, नहीं। अपने पास थॉरो प्रैक्टिस करते चलो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें? अरे बुक्स मिल रही हैं सब उठा लो, ठीक है। टी एस ग्रेवाल उठा लो, डी के गोयल उठा लो, उसके बाद तुम्हारे पास जितनी भी बुक्स और मिल रही हैं सब के सब उठाते चल जाओ। प्रैक्टिस कम करने से प्रॉब्लम है, ज्यादा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा कर लोगे तो अच्छी ही बात है, तुम्हारे लिए ही फायदा है कि तुम लोग और अपने आप को इम्प्रूव रिफाइन करते चले जाते हो। बढ़िया, चलो जी आगे क्या कह रहा है? A firm is dissolved at the time of, फर्म कब डिसॉल्व होती है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, या इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। तो देखो फर्म आपको डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी कब? जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। याद करो पढ़ रखा है एडमिशन या रिटायरमेंट पे, जरूरी नहीं है, पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं फर्म को। रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी वही चीज आती है। बट अगर ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर है वो आएगा और क्या कहेगा कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के असेट्स दो, बेचो और मुझे पैसे चाहिए। तो फिर क्योंकि असेट्स को बेचने की नौबत आ जाएगी तो फिर इस सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है। बढ़िया, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज नॉट अ कैपिटल गेन, कैन बी रिटर्न ऑफ इन एनी ईयर, कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व। ठीक है, तो हमें बताना है, चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन से सही हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस नीचे हैं। ठीक है, ध्यान से पूरा सवाल पढ़ना है एग्जाम में। उससे क्या बोला नीचे? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें चारों में से कौन से सही है वो बातें बतानी है। 1 and 2, 1 2 and 3, 1 2 and 3
एंड 1 and 3 ओनली, ठीक है। करेक्ट आंसर में बताना है, ठीक है। तो देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर्स इशू करे डिस्काउंट पे, तो ये तो हमारे लिए एक लॉस है ना, लॉस है, गेन तो नहीं है। यानी कि इट इज नॉट अ कैपिटल गेन, ये बात तो सही है। इट इज नॉट अ कैपिटल गेन, इट इज अ कैपिटल लॉस, तो ये बात उन्होंने ठीक लिखी। इट कैन बी रिटर्न ऑफ इन एनी ईयर, जी नहीं। आपको अगर इसको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ आप हर साल करते हो, अगर इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करते हो तो हर साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ हो जाता है। कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, जी हाँ, इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता है। ये बात हमने क्लासेस में कवर की है। एंड इट कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व, जी नहीं, आप इसको जनरल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं कर सकते। कहां से? या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ये दो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और दो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो करेक्ट क्या है? 1 और 3। 1 और 3 देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर इज शोन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हम कहां दिखाएंगे? इन द ओपनिंग बैलेंस शीट एज एन असेट, इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एन असेट, इन द इनकम एंड एक्सपेंचर बाय एडिंग टू द एक्सपेंसेस सैलरी, या इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। तो क्या बोल रहा है? चार ऑप्शन फिर से उसने दिए, इन चारों में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। हाँ भाई, ऐसा सवाल आया, ये एग्जाम का ही सवाल है, तो हमें ना ध्यान रखना है कि चार ऑप्शन देखते ये मत समझ लेना कि इनमें से कुछ चूज करना है, नहीं, ऑप्शन नीचे दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बच्चों किसका है? एनपीओ का है। और मैंने एनपीओ के बारे में बता रखा है तुम्हें कि एनपीओ के कम से कम 7 से 8 नंबर के सवाल आएंगे। एक चैप्टर वाइज वेटेज बनाई है मैंने तुम लोगों के लिए, तो अभी जाओ, सॉरी अभी नहीं, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना चैनल पे, एक चैप्टर वाइज वेटेज मैंने बना रखी है, जहां पे हर चैप्टर में कितने कितने मार्क्स, किस किस अटेम्प्ट में, मतलब किस किस पेपर में कितने कितने मार्क्स का है, और एवरेज कितना चैप्टर का आने वाला है। तो एनपीओ करीब 7 से 8 नंबर का है जो तुम्हारा आने वाला है। अब देखो 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले, मतलब मेरा मतलब अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ट्रीटमेंट बताना। देखो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हम क्या दिखाएंगे भैया? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी पे करनी थी, नहीं पे करी, अब वो क्या कर रहा है? उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन असेट। कैसे दिखा सकते भाई? लायबिलिटी है, तो ये वाला आंसर हमारा फॉल्स हो गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एन असेट, ये भी फॉल्स हो गया, असेट है ही नहीं वो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने डिस्कस किया हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है ऑफ अ कंपनी, जैसे या फर्म। तो बाय एडिंग टू द एक्सपेंस सैलरी, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे एज सैलरी, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज अ लायबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? 3 and 4। 3 and 4 देखो हमारे पास ऑप्शन में कहा है? डी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों एक एक करके तुम्हें लोकेट करते हुए चलना कि कौन सा आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट, फिर से एनपीओ आ गया। हाउ विल यू शो बैंक ओवरड्राफ्ट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। तो कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे दिखाओगे जब आप बनाओगे अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो ए ऑप्शन है शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, shown in the income side of income and expenditure, shown in the asset side of balance sheet, और shown in the liability side of balance sheet। तो जी बैंक ओवरड्राफ्ट तो बताया बचपन से, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंचर में कब से आने लग गई? इनकम एंड एक्सपेंचर में तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, करेक्ट। पहले दो ऑप्शन बेकार। दूसरा असेट है, कह रहा असेट साइड पे दिखाओ, असेट कैसे? बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी है, आंसर हो गया डी, शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बच्चों आधा पेपर हमारा हो गया, 25 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हो गए, आधे से भी मतलब ज्यादा ही हो गया, क्योंकि 40 ही तो अटेम्प्ट करें, तो 50 में से 25 हमारे क्वेश्चन ऐसे हो गए। अगर तुम, मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम हो गया, बट आई होप हमने इसको जल्दी जल्दी कर भी लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। लॉकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय अ क्लब इज 17,050। Locker rent 3,050 is outstanding for the previous year and 1,500 is outstanding for the current year. The amount to be shown in the income and expenditure account is, तो एनपीओ का सवाल एक और लाइन से, तो कह रहा है लॉकर रेंट जो रिसीव हुआ है 17,050 हुआ है, लॉकर रेंट 3,050 आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर में, और 1,500 का आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर में, ठीक है। तो लॉकर रेंट का सिंपली एक अकाउंट बना सकते हो तुम, इसको ना बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे कि हम लोगों ने क्लास में सीखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना,
याद करो, हमने क्लास में सब्सक्रिप्शन कम बनाना सीखा था। जिसको भी नहीं याद आ रहा है प्लीज जाके वो वीडियो चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन वाला चैप्टर, जो सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक जो है इसके अंदर। ठीक है, तो जो लॉकर एंड रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो 17,050 हुआ है, तो वो हम डालेंगे इधर, या तो रिसीव पेमेंट्स के नाम से लिख दो या फिर कैश के नाम से लिख दो। तो 17,050 ये आ गया। फिर लॉक करंट आउटस्टैंडिंग था 3,050 पिछले साल का, तो हमारे लिए एक असेट हो गया। इनकम मिलनी थी, नहीं मिली तो क्या बन गई, अक्रूड इनकम यानी कि असेट। असेट को अपने बैलेंस डेबिट साइड पे, तो ये आ गया 3,050। और 1,500 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के, तो वो क्लोजिंग का असेट बन गया। बैलेंस कैरी डाउन 1,500। तो वो पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंचर में कितना दिखना चाहिए, तो यहां आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंचर का बैलेंसिंग फिगर। बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की तरह बनेगा, क्योंकि ये भी इनकम है, सब्सक्रिप्शन भी इनकम है। कितना हो गया ये, 18,550, 50 हटा दूं तो 18,500, और 18,500, 15,500, हाँ जी 15,500 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, आओ अगला। कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी अदर देन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज, तो क्या कहना चाह रहा है, कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी, हमने किसी को कैश एडवांस में दिया और किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया, और एक कंपनी कौन सी है, अदर देन मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, मतलब ये कोई बैंक नहीं है, कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक नॉर्मल कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। जैसे मान लो मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने किसी को लोन दिया, तो ये मेरी बात कर रहा है। या तुम हो, तुम भी कोई बैंक वैंक थोड़ी हो, तुमने किसी को लोन दिया, तुमने किसी को एडवांस दिया, तो वो पूछ रहा है ये है क्या, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, या इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो हमने लोन दिया, पैसा गया ना, इनफ्लो तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों तो बेकार है। ठीक, अब लोन दिया, तो लोन देते ही बच्चे भागते हैं फाइनेंसिंग पर टिक करने की, लोन है लोन है फाइनेंसिंग में डाल दो। अरे भाई, लोन हमने लिया है या दिया है ये भी तो देखो। हमने लोन दिया है तो हमने एक तरीके से पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करा है, तो इट इज अ आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भागा दौड़ी नहीं मचानी एग्जाम में कि भैया वो कर दिया, जस्ट बिकॉज पेपर में हल्का टाइम कम लग रहा है तुम्हें, इज दैट डजंट मीन कि तुम जो कर रहे हो गलत करके आओ। हल्का सा टाइम एक्स्ट्रा लगा के सही तो करके आओ। हैं, जब सब कुछ आता है उसमें गलती करने का क्या सेंस बनता है भाई, हैं। अच्छा सर सॉरी, अब नहीं करेंगे, हम ध्यान से देख के करेंगे। वेरी गुड, आओ जी। फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 4 टाइप्स, 6 टाइप्स, 8 टाइप्स। सर पहले तो ये समझाओ, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये, है आबा जाबा जाबा, क्या बोल गए सर, कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट बच्चों इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, कूपन जो तुम देखते हो ना, 8% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स लिखते हैं ना, वो जो 8% 10% होता है इंटरेस्ट का, जो फिगर जो परसेंटेज होता है, उसको बोलते हैं हम कूपन रेट। ठीक है, तो कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट के, सॉरी इंटरेस्ट के रेट से देखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, 4, 6, या फिर 8, कितने पॉइंट ऑफ व्यू से कितने होते हैं, तो इसका आंसर है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है फिक्स्ड कूपन रेट, एक होता है जीरो कूपन रेट। ठीक है, फिक्स कूपन रेट में आपको परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है, और जीरो कूपन रेट में आपको डिबेंचर्स में कोई डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको डिबेंचर्स वो सस्ते रेट पे इशू कर दिए जाते हैं, और मैच्योरिटी पे आपको पार वैल्यू मिल जाती है। तो कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स जिसमें पहले से पता होता है, और दूसरा जीरो कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। नेक्स्ट, when the number of debentures applied for is more than the number of debentures offered to the public, the issue is said to be, मतलब जब आपने डिबेंचर्स जो जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो अप्लाइड निकले वो ज्यादा निकले नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफर्ड से, मतलब जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है वो इशूड से ज्यादा अगर हो जाए तो क्या बोलेंगे, सर ये तो हमें पता है, इसको बोलते हैं हम ओवर ओवर ओवर। हाँ जी, तो ये है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। जब आपने अप्लाई जो किए वो ज्यादा हो गए
जितने आपने पब्लिक को इश्यू करे थे, तो वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओ लो, फिर आ गया एनपीओ। कह रहा है शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ। तो डिटेल्स हैं, मैच फंड 20,000, मैच एक्सपेंसेस 30,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 15,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स 5,000। तो हमें बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ में इसको कैसे दिखाएंगे। तो याद करो बच्चों, डिस्कस किया हुआ है मैंने कि आपके पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है एनपीओ में, और वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग दो तरीके की हो सकती है। एक होती है असेट फंड बेस्ड, जहां पे आपको असेट खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं या असेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे मिलते हैं। दूसरा होता है एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जहां पे आपको कुछ खर्चे करने के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो इस केस में मैच करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, मैच फंड दिख रहा है, यानी कि एक एक्सपेंस फंड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सीख रखा है कि जब आपको एक्सपेंस करने के लिए कुछ पैसा मिलता है, तो जब भी आप खर्चे करोगे तो उसी फंड में से खर्चा करोगे। अगर उसमें से कोई पैसा आएगा कहीं भी, तो आप उसी फंड में ऐड कर दोगे। जैसे कि आपने मैच फंड के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उस पर इंटरेस्ट आ गया। उसको शेयर्स पे इन्वेस्ट किया, शेयर्स बेच के प्रॉफिट हो गया, वो उसमें ऐड कर दोगे। लॉस हो गया तो वो लॉस उसमें माइनस कर दोगे। याद आ रहा है? तो एक्सपेंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा आता है फंड के लिए उसमें ऐड हो जाता है, जो भी उसमें से खर्च होता है वो माइनस हो जाता है। करेक्ट? तो मैच फंड बेस्ड अकाउंटिंग में देखो, मैच फंड के 20,000 पड़े थे, तो 20,000, फिर हमने खर्चे करे 30, डोनेशन और मिल गई 15 की, मैच टिकट्स बेची, उसके पैसे और आ गए। तो हमारे को बताना लास्ट में कितना इंफॉर्मेशन बचना चाहिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो 20,000 तो पहले से पड़े थे देखो, और डोनेशन मिली 15,000 की, तो कितना हो गया 20 प्लस 15 35,000, और मैच टिकट्स बेच के और 5,000 आ गए, तो 20 प्लस 35 15 35, 35 प्लस 5 40, 40,000 रुपये हमारे पास मैच फंड में आ गए, और 30,000 रुपये हमने खर्च कर दिए। तो बच कितने गए? 10,000 रुपये अभी भी मैच फंड के बच गए। अब इसका क्या करेंगे? तो ये मैच फंड के भी 10,000 रुपये बच रहे हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज ए लाइबिलिटी, क्योंकि अभी हमने खर्च नहीं किए। जब तक ये पैसे खर्च नहीं होते तब तक ये लाइबिलिटी के तौर पे दिखते रहेंगे। ठीक है, तो 10,000 को क्या करना है, हम दिखाएंगे एज लाइबिलिटी। देखो आंसर बी में भी ये दिख रहा है कि 10,000 विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आ जाओ नेक्स्ट। परचेज ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड इन डैश एक्टिविटी वाइल मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बोल रहा है कि गुडविल जब हम परचेज करते हैं तो उसको कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या फिर तीनों में दिखाएंगे। सर हमें पता है, हमने बहुत सवाल किए हैं। अगर हम गुडविल परचेज करते हैं तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुडविल रिटर्न ऑफ करके ऐड कर देंगे। बस यही तो सुनना था मुझे, नालायकों की कमी थोड़ी है। मैं अपनी क्लास में गधे तो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तुम लोगों ने फिल्म देखी ना वो 3 इडियट्स, जिसमें बोलता है कि तुम्हारा बाप कॉलेज में गधे मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ सेम। ऑपरेटिंग में डाल दो सर। अरे भाई नालायकों, वो गुडविल रिटर्न ऑफ होती है जब गुडविल की वैल्यू कम होती है, तब ऑपरेटिंग में डालते हैं। अगर हम गुडविल परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए एक असेट है, तो वो असेट वाली चीजें कहाँ जाएंगी? इन्वेस्टिंग में। फिक्स एसेट होता है वो हमारे लिए। ठीक है, आंखें खोल के सवाल करना है, ये नहीं कि हड़बड़ी में करते चले गए, जल्दी खत्म करेंगे हम तो आज सबसे पहले निकलेंगे यहाँ से, घर जाके हमने अगले पेपर की तैयारी करनी है। अरे भाई कर लेना, पर ध्यान से करो। चलो नेक्स्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुड बी added in operating activities and subtracted from financing activities, added in investing activities, subtracted from operating activities, added in financing, subtracted from investing, या फिर added in cash flow स्टेटमेंट, या कैश है कैश इक्वल मतलब। तो अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है डिबेंचर्स पे, किससे? बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसको क्या करेंगे? भैया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ बना रही होगी, तो इसके लिए इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है, मेन काम तो नहीं है। तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना उसके लिए क्या है? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और साथ ही साथ क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस हो चुका होता है, तो वो ऑपरेटिंग के अंदर भी माइनस हो जाता है। तो क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में इसको ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस। तो ये रहा, ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनेंसिंग से। बढ़िया। बस देख रहे हो सवालों का लेवल देखो, तुम्हें बस अच्छे से देख के करना है, सवाल में कुछ नहीं आने वाला। ऐसा कुछ भी ऐसी चीजें जो तुम लोगों ने ना पढ़ रखी हो। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2,
4 आइटम आ रही है हमारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश कैश इक्विवेलेंट, और इधर 4 ऑप्शन हमें मैच करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स, बैंक बैलेंस, सेल परचेज, गुड्स सर्विसेज, बाइंग फिक्सेस। तो यानी कि ये ए का थ्री देखो आ रहा है, बट दो में आ रहा है। अच्छा, और देखना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाइंग फिक्स एसेट्स, ए का 3, बी का 4। ओ जी, मिल गया, ए का 3, बी का 4, बाकी तो किसी में है ही नहीं। आंसर क्या हो गया? ए। बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं, यहां टाइम बचा लो जहां बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। A, B, and C are partners sharing profits in the ratio 2:3:1. B retires, then the new profit share ratio between A and C will be, तो क्या कह रहा है? A, B और C, इनका रेशियो था 2:3:1। ठीक है, तो A और C की प्रेम कहानी के बीच में आ रहा था B। B ने ले लिया संन्यास, बी ने ले लिया संन्यास, बी रिटायर्स। तो भैया न्यू रेशियो क्या रहने वाला है सर? अब तो 2:1। तो आंसर हो गया ए, 2:1। ठीक है, सिंपल सा, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अरे सर, फिर एनपीओ। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो हमें बताना है कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। 4 आइटम हमारे सामने है। Subscription received during the year, outstanding subscription on for the year 2020-21, outstanding subscription for the year 2021-22, subscription received in advance 2020-21 और subscription received in advance 21-22। और हमारे पास सवाल में यहाँ पे 4 ऑप्शन उन्होंने रख दिए। 4 ऑप्शन तो हो नहीं है, इसमें क्या नई बात है सर? हैं, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल सा, एग्जाम में रफ शीट मिलेगी अपने पास, सब्सक्रिप्शन का लेजर बना देना। मैं जल्दी से याद करवा रहा हूं सब्सक्रिप्शन का, सब लोग मेरे साथ। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक इनकम है। इनकम अगर मिलनी थी नहीं मिली तो क्या बनेगी? इनकम मिलनी थी नहीं मिली, क्या बनेगी? असेट। और इनकम अगर एडवांस में मिल गई, टाइम नहीं था आने का पर पहले आ गई, सर मजे आ गए, लक्ष्मी आ गई घर में, हाँ आ गई, बट साथ साथ सर में टेंशन भी ले आई, क्या? कि आपको वो काम पूरा करना पड़ेगा। तो यानी कि सब्सक्रिप्शन इनकम अगर पहले मिल जाए तो आपके लिए क्या बनती है? एक लाइबिलिटी। बढ़िया। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1,00,000 रुपए का है, तो एंट्री करेंगे हम कैश डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो कैश में डेबिट हो जाएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट हो जाएगा कैश, 1,00,000। आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021-22। हम देखो किस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं? 31 मार्च 22, यानी कि करंट ईयर क्या है हमारा? 21-22, ये करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 2020-21। और नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? अगर नेक्स्ट ईयर चाहिए तो 2022-23। बढ़िया। देखो 2021 के सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये पेंडिंग चल रहा था, तो ये मतलब क्या है? इनकम मिलनी थी नहीं मिली, तो क्या है? असेट। डाल दो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये हुआ ना प्रीवियस ईयर का चलता हुआ आ रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021-22। 2021-22 हमारा क्या है? करंट ईयर है। तो करंट ईयर में 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग असेट इधर, तो क्लोजिंग असेट इधर, साल के एंड वाला बैलेंस 20,000। अगला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2021-22। मतलब 2021-22 क्या है? ये 20-21 क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था, तो हमारे लिए क्या था वो? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पिछले साल से चलती हुई आ रही है, तो वो क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आती है 5,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21-22, तो ये हमारा ईयर एंड की हो गई एडवांस, 4,000। ठीक है, ये ऐड करो, ये माइनस करो, फिगर निकल जाएगी इनकम एंड एक्सपेंचर में कितनी आएगी। 14,000 ये हो गया, 6, 11, 1,11,000, 1,11,000 आ रहा है। हाँ जी, मिल गया।
वह ए ऑप्शन है हमारा 1,11,000 का ही है। बढ़िया बच्चों, सभी लोग ध्यान से समझ लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट सभी पेपर में सवाल मिल जाएगा, तो उसको ध्यान से कवर करके जाना, क्योंकि वो एक नई चीज़ है, तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, जिसको भी याद ना हो तो हमारे वीडियोस में जाके देख लो, मिल जाएगा। अब all the assets except cash, bank and fictitious assets are transferred to dash side of dash account। तो कह रहा है सारे असेट्स सिवाय कैश, बैंक और फिक्टिशियस असेट के, इनको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। तो डेबिट साइड ऑफ रिलेशन, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल, क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन या क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। सर ये हमें पता है कि सारे एसेट्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड पे। किसके? रियलाइजेशन अकाउंट के। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, इन विच सेल इज द रेट फॉर पीएमटी फंक्शन वेयर पीएमटी इज इक्वल टू C8, C9, C10, C11 एंड C12? याद करो, जिसने भी स्प्रेडशीट वाली वीडियोस देखी थी, तो स्प्रेडशीट वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आपको लोन रीपेमेंट करना होता है तो उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं स्प्रेडशीट में। पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, रेट, इस तरीके के, पीवी, ये सब कर रहा था हमने उसके अंदर। तो वो पूछ रहा है पीएमटी जो फंक्शन था उसके अंदर हमने सेल नंबर्स लिखे हुए हैं C8, C9, C10, C11, C12। तो बताओ इनमें से कौन से पे हम रेट लिखते हैं? जल्दी से 2 मिनट सोचो सोचो, जल्दी बता। तो याद करो, मैंने लिखवाया हुआ है, इसके नीचे ये होता है हमारा रेट, ये आता है एन पर, फिर पीवी, एफवी, और ये होता है हमारा टाइप। तो रेट हो गया हमारा C8 और उसने रेट ही पूछा है, तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट, विच व्यू शोज मार्जिन्स एंड रूलर्स? कौन से व्यू में हमें मार्जिन्स मिलती हैं, कौन से व्यू में हमें रूलर्स मिलती हैं? ये भी डिस्कस किया है मैंने स्प्रेडशीट वाली वीडियोस में। जिसको भी याद नहीं आ रहा प्लीज जाके देखो। तो मार्जिन रूलर्स किस व्यू में दिखेगा? रिव्यू, नॉर्मल, पेज लेआउट या फिर पेज सेटअप। तो आंसर है पेज लेआउट। नेक्स्ट, अगला, द टर्म फील्ड इज अप्लाइड टू डेटाबेस टेबल मीन्स? जब हम एक डेटाबेस टेबल में बात करें फील्ड की, तो फील्ड क्या होता है? वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो, नेम ऑफ द टेबल या साइज ऑफ द टेबल? जब भी हम बात करते हैं फील्ड की, तो फील्ड होता है हमेशा एक वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल। अगर हम बात करें रो की, जो रोज होती हैं, रोज को बोलते हैं हम रिकॉर्ड्स, और उनके अंदर जो हम लिखते हैं कॉलम्स या रोज के अंदर जो लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी डिस्कस किया हुआ है। विच की कॉम्बिनेशन कोलैप्सिस द रिबन? मैंने स्प्रेडशीट वाली जो वीडियो से उसमें बताया था कि रिबन होता है जिसको टूल बार भी बोलते हैं। तो वो मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था कि हम कीबोर्ड पे क्या प्रेस करें कि हमारा जो रिबन है या टूल बार है वो गायब हो जाता है। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास Ctrl+F1, Ctrl+F3, Ctrl+F5 और Ctrl+F7। तो जल्दी से कोलैप्स करेंगे रिबन, तो किसके से करेंगे हम? Ctrl+F1। ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया है प्लीज वीडियो जाके देख लो, तुम्हें सब मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आ गया केस स्टडी। देखो, हमने जैसे ही 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ये मैंने बहुत बार देखा है पेपरों में कि ऑलमोस्ट जो भी केस स्टडीज आ रही है वो लास्ट में आ रही हैं। ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन के बाद आखिरी के 2 क्वेश्चन ज्यादातर केस स्टडी के, 5-5 सवाल हर केस स्टडी के होते हैं। कभी कभी केस स्टडी पहले भी आ जाती है, बट ज्यादातर केस स्टडी जो मैंने देखी है वो किस में आ रही है? लास्ट लास्ट में आ रही है। ठीक है, आओ जी। तो हमारे सामने क्या कर रहा है? हीरो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर मेकिंग कैजुअल शर्ट्स। The directors decided to issue 5 lakh shares of ₹10 each at ₹12 each। 5 लाख शेयर इशू करेंगे 10 रुपए के, कितने पे? 12 रुपए पे, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। द फॉलोइंग असेट्स वर परचेज बाय द कंपनी। कंपनी ने ये सारे असेट्स खरीदे। क्या? बिल्डिंग ली 10 लाख की, फर्नीचर लिया 7 लाख का, मशीन ली 2 लाख की। आगे, द कंपनी परचेज्ड क्लॉथ
of rupees 20 lakhs and paid wages 5 lakhs to the workers. The directors also decided to buy 10,000 shares of Tata Limited of rupees 10 each, and at the end of the year, Tata Limited paid 10,000 rupees as dividend. ठीक है. The company purchased cloth of rupees 20 lakhs and paid wages 5 lakh to the workers. The directors also decided to buy 10,000 shares of Tata Limited of rupees 10 each, and at the end of it, Tata Limited paid 10,000 rupees as dividend. 10,000 रुपये उन्होंने डिविडेंड की भी पे करे हैं. अब कुछ सवाल हैं. क्या क्या है सवाल? केस स्टडी है तो 5 सवाल हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड बाय हीरो लिमिटेड फॉर बाइंग रॉ मटेरियल, बाइंग फिक्स्ड एसेट्स, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स या मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज. तो याद करो, जहां पे ऊपर 2 रुपए का प्रीमियम जो हमें रिसीव हुआ था, सवाल पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकती है. तो सर अब तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, आपकी वीडियोस हमने देख ली. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज होगा फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. जिसने भी नहीं देखी, सिक्योरिटी प्रीमियम की वीडियो जाके चेक कर लो, शेयर्स वाली. वहां मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ का यूज हो सकता है. आगे, डिविडेंड रिसीव बाय हीरो लिमिटेड वुड बी डैश एक्टिविटी. तो देखो, हीरो लिमिटेड जिसका हम काम कर रहे हैं, हीरो लिमिटेड ने क्या किया था, उन्होंने टाटा के शेयर्स परचेज किए थे. 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज टाटा के परचेज किए, और टाटा लिमिटेड ने फिर उस कंपनी को, हीरो लिमिटेड को, साल के आखिर में 10,000 रुपए का डिविडेंड पे करा. ठीक है. तो वो जो डिविडेंड रिसीव हुआ हीरो लिमिटेड को, इसको हम कहां डालेंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों में. तो जो हीरो लिमिटेड को डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये इसके लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. ठीक है. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कहने मतलब, यहाँ पे जो कंपनी ने 5 लाख शेयर्स 10 रुपए के इशू करे, 2 रुपए प्रीमियम, यानी कि 5 लाख इंटू तो 10 लाख रुपए जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ, इसको कहाँ दिखाएंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो आंसर इज, इसको दिखाएंगे हम अपने पास फाइनेंसिंग में, क्योंकि ये उनके लिए एक शेयर कैपिटल से जुड़ी हुई चीज है. ठीक है. आगे, नेक्स्ट, डिविडेंड पेड बाय टाटा लिमिटेड इज विच एक्टिविटी फॉर द कंपनी. टाटा के लिए बताओ, टाटा कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया, उनके लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग बोथ? तो उनके लिए है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे करना. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ओहो, बहुत पूछ रहा है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अल्टीमेट कैश फ्लो बताओ कितना रहा. लो जी, देखते हैं फिर. तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू करे, 10 रुपए के 12 पे. ये तो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फिर उन्होंने क्या किया? बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी. ये तो है ही, यानी कि सब क्या है? एसेट खरीदने. तो 10 और 7 17 और 2 19, 19 लाख तो ये हो गया. आगे फिर कंपनी ने क्लॉथ परचेज किया. अभी देखो, शर्ट्स बनाती है, शर्ट्स बनाने के लिए कपड़ा खरीदा, तो वो तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी. फिर पेड वेजेस, 5 लाख रुपए की वेजेस पे करी, ये भी क्या होगी? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी. आगे, डायरेक्टर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू बाय 10,000 शेयर्स ऑफ टाटा लिमिटेड ऑफ रुपीज 10 ईच. ठीक, उन्होंने 10,000 शेयर्स 10 रुपए के और खरीदे टाटा के, यानी कि 1 लाख रुपए ये. ठीक है. और साथ साथ एट द एंड ऑफ द ईयर टाटा लिमिटेड पेड 10,000 एज डिविडेंड, 10,000 रुपए डिविडेंड के भी मिल गए. तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई. ठीक है. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो क्या क्या है. एक तो ये 10 + 7 + 2 19, एक तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई. 1 लाख रुपए के ये शेयर्स खरीदे टाटा के, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई. और 10,000 रुपए की डिविडेंड मिला, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई. बट क्या फर्क है? ये इनमें पैसा खर्च हो रहा है और इसमें पैसा रिसीव हो रहा है. तो कितना हो गया? 19 लाख तो ये, प्लस 1 लाख के शेयर्स 20 लाख. 20 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, क्योंकि इनकम हो गई. तो अल्टीमेटली 19,90,000 का आउटफ्लो है. करेक्ट. देखते हैं. देखो, इसमें यही गड़बड़ है. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिर्फ ये 19 लाख ही लिया है.
ये जो 10,000 रुपये का डिविडेंड मिला ये माइनस नहीं करा, शेयर्स खरीदे ये भी माइनस, ये ऐड नहीं किया। तो अब ऑप्शन जब हमारे पास है ही नहीं, ऑप्शन क्या है, 19 लाख, 10 लाख, 2 लाख या 50 लाख, तो फिर क्या लेंगे भाई, 19 लाख ही लेंगे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम में सवाल गलत आ सकता है, तुम्हारे सामने है, मैंने अपने आप से कोई गलती नहीं करी है। कभी कहो सर आपने कर दी होगी, अरे नहीं भाई, मैंने वही चीज रिपीट करी जो एग्जाम में हुई है। ठीक है, आगे फिर एक और पैसेज आ रहा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर। कह रहा है मोना लिमिटेड हैज ₹5 crore कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. It decided to set up a new plant in Bihar. For this purpose, company issued 10,000 shares of ₹10 each at 11 per share. 10 रुपए का शेयर 11 पे इशू करा, यानी कि 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। The money was payable as follows: 3 on application, 4 on allotment including premium, 4 on first call. Applications were received for 12,000 shares and the directors made pro rata allotment. Mr. Sharma on an applicant for 120 shares could not pay the allotment and call money, and Mr. Verma, a holder of 200 shares, failed to pay the call money. All these shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 150 shares, whole of Sharma shares, were reissued at 8 per share. मतलब हमने फोरफिट कर दिए थे सारे शेयर्स, उन सारे शेयर्स में से हमने 150 शेयर्स हमने रीइशू करे, जिसमें मिस्टर शर्मा के सारे शेयर्स थे, और हमने इनको कितने पे इशू करे, एट 8 पर शेयर, यानी कि फुल्ली पेड अप होगा। अब आंसर करने हैं कुछ सवाल, आओ जी। चलो, कह रहा है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वॉज, बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ। ओहो, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये तो। चलो जी, क्या बोल रहा सवाल कि 10,000 शेयर 10 रुपए के इशू करे 11 पे। ठीक है, एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर्स की, तो अगर 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो 12,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ होगा, 3 रुपए, 36,000। ठीक है, इसमें से उन्होंने एप्लीकेशन पे यूज किया होगा कुछ पैसा, एप्लीकेशन पे यूज किया कितना, 10,000 शेयर्स का पैसा, तो 10,000 इंटू 3, 30,000। तो क्लियरली 6,000 रुपए एडवांस आ गया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट के लिए एडवांस है। बढ़िया, अब देखो मिस्टर शर्मा बोल रहा है एन एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर्स could not pay the allotment and call money. Mr. Verma, holder of 200 shares, failed to pay call money. यानी कि अलॉटमेंट का पैसा एक बंदे ने नहीं दिया, कौन था, शर्मा। शर्मा के पास कितने शेयर्स थे, 120 शेयर्स। क्या बोल रहे हो सर, 120 शेयर्स के लिए तो उसने अप्लाई किया था, एप्लीकेंट था वो, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे। सर बहुत सिंपल सी चीज है, देखो 10,000 शेयर्स इशू करे थे, एप्लीकेशन आई 12,000 शेयर्स की, तो आपने यहाँ से 2 जीरो हटा दो, तो यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, 120 शेयर हो गए, तो एप्लीकेशन कितनी होगी, यहाँ से भी 2 जीरो हटा दो, तो यानी कि इसको अलॉट हुए होंगे 100 शेयर्स, है कि नहीं। जब 12,000 मांगे तो 10,000 दिए, 120 मांगेंगे तो 100 देंगे, करेक्ट। तो मिस्टर शर्मा ने पैसे नहीं दिए। चलो जी, एक बार देखते हैं मिस्टर शर्मा ने कितने नहीं दिए। शर्मा ने 120 शेयर का पैसा भिजवाया होगा, है ना, और 3 रुपए भिजवाएंगे एप्लीकेशन पे, 120 इंटू 3, 360 भिजवाए होंगे। उसको मिले कितने थे, 100 शेयर, तो 100 शेयर पे 3 रुपए, यानी कि 300 उसके एक्स्ट्रा रखे थे, तो बच कितने गए,
60 उसके एक्स्ट्रा थे जो हमने कहाँ यूज कर लिए, अलॉटमेंट में। अब हम उससे मांगने कितने वाले थे, हम उससे कहते हैं कि तेरे पास 100 शेयर हैं, एप्लीकेशन पे कितने बनते हैं उसके, सॉरी अलॉटमेंट पे कितने बनते हैं, 4 रुपए। तो 100 शेयर्स पे 4 रुपए बनते हैं, यानी कि उसको अलॉटमेंट में 400 देने थे। इसमें से वो एडवांस दे चुका था हमें कितना, 60 रुपए का एडवांस दे चुका था। तो बच कितने गए, 340। ये देने बाकी रह गए थे किसके, शर्मा के। क्या दिए, नो, ये है नॉट पेड। ठीक है, तो आओ अब देखते हैं अमाउंट कितना मिला अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए थे जो ड्यू होने थे। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए मांगने थे, यानी कि 40,000 में मिलने थे टोटल अलॉटमेंट पे। इसमें से 6,000 तो पहले आ गए, ठीक। तो टोटल आने कितने चाहिए थे, अब 34,000 रुपए आने चाहिए थे। 34,000 में से 340 नहीं आए, तो 33,660 आए होंगे। देखें ऑप्शन में है क्या ये, अच्छा अगले पेज पे है क्या, 33,660, ये राजी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी 33,660 है जो हमें रिसीव हुआ। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो प्लीज एक बार वीडियो जाके पीछे से चेक करना। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बताओ कितना होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बताओ, और अमाउंट ऑफ फॉरफीचर लेफ्ट ओवर। अच्छा, और अच्छा ठीक है, बड़े बड़े सवाल हैं। कैपिटल रिजर्व में पूछ रहा है कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। चलो, तो देखो, मिस्टर शर्मा के एक तो 340 नहीं आए, शर्मा ने एक तो अलॉटमेंट नहीं दी, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके फर्स्ट कॉल नहीं दी या कॉल मनी नहीं दी। तो 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितने बनते हैं, 4 रुपए। तो ये 400, 740 टोटल उसमें नहीं दिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली शर्मा ने पे कितने किए थे, 360 रुपए ही टोटल में पे करे उसने। ठीक है, अच्छा, और जो दूसरी पार्टी हमारी कौन है भाई, दूसरी पार्टी वर्मा। वर्मा के पास 200 शेयर्स थे जिसपे से उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया, यानी कि उसने 200 शेयर्स पे ये 3 रुपए और ये 4 रुपए दे दिए हैं, फाइनल कॉल के नहीं दिए। ठीक है, तो यानी कि उसने 7 रुपए पे करे, 7 रुपए में से 6 रुपए फेस वैल्यू के हैं, 1 रुपए प्रीमियम के हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, शेयर्स फॉरफीट करे, सारे शेयर्स फॉरफीट कर दिए, और 150 शेयर्स हमने री इशू करे हैं। ओके, तो फोरफीचर की एंट्री अगर मैं शर्मा की करूं, वर्मा की करूं, एक काम करें थोड़ा गैप पे कर देते हैं, शर्मा और वर्मा, फोरफीचर एंट्री शर्मा की, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम इसका रिसीव नहीं हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू फोरफीटेड शेयर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू शेयर फाइनल कॉल। तो उसके पास 100 शेयर थे, 100 पे पूरा पूरा ड्यू गया था, यानी कि 1000 यहाँ, 1 रुपए प्रीमियम के 100 रुपए, उसने फोरफिटेड शेयर्स उसके 360 रुपए फोरफिट करेंगे, अलॉटमेंट के उसने 640 थे शायद जो नहीं दिए, अलॉटमेंट कितने नहीं दिए, 340, अलॉटमेंट के उसने 340 नहीं दिए, और फाइनल कॉल के शायद 400 थे। कितना हो रहा है, 700, 400, 1100, 1100, ठीक है। और भाई साहब जो हमारे वर्मा है, वर्मा भाई साहब के पास कितने शेयर्स हैं बच्चों, 200 शेयर्स हैं। तो
वर्मा का हम शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम वो दे चुके क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट दे चुके तो प्रीमियम आ गया, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। शेयर कैपिटल डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स और टू शेयर फाइनल कॉल। तो 200 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए ड्यू कर लिए, 2000। फाइनल कॉल उसने 4 रुपए की नहीं दी तो 200 इंटू 4, 800, बाकी का पैसा दे दिया 1200। ठीक है, ये हो गया इसका। अब उन्होंने क्या बोला, मिस्टर शर्मा के सारे शेयर और वर्मा के कुछ शेयर हमने रीइशू कर दिया एट 8 पर शेयर। तो रीइशू वाली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट, टू शेयर कैपिटल। कितने से शेयर्स इशू करे, 150। 150 शेयर्स 8 रुपए पे इशू करे, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 150 इंटू 10 तो हो गया 1500, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया 300, और ये हो गया 1200। ठीक है, अब हमने ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंट्री तो ये बनेगी। अब फोरफिटेड शेयर्स में एक तो बैलेंस 360 पड़ा है, शर्मा के तो पूरे शेयर्स रीइशू कर दिए, तो ये तो पूरा पूरा यूज होने वाला है हमारा। इसके 1200 है फोरफिटेड शेयर्स में पैसा। अब ध्यान से देखना इसके कितने शेयर्स हमने रीइशू करें। तो टोटल हमने 150 करे ना फॉर रीइशू। 150 में से 100 किसके हो गए, शर्मा के, और 50 किसके हो गए, वर्मा के। ठीक है, ये 1200 रुपए हमें कितने शेयर्स पे मिले हैं, 1200 मिले हमें 200 शेयर्स पे, करेक्ट। तो 50 शेयर पे कितना पैसा मिला, 6 5 300। तो 300 रुपए हमारे को वर्मा के शेयर्स पे मिल चुके थे जो रीइशू हैं, और 360 इस पे, यानी कि 360 प्लस 300, 660 रुपए हैं जो हमें रिसीव हो रखे थे। इनमें से कितना डिस्काउंट हम दे चुके हैं, 300 रुपए का। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 360। चेक करें ऑप्शन में है, ये राजी 360, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, कितना मिला। तो सिंपल सा है कि 10,000 शेयर्स टोटल थे, फाइनल कॉल पे 4 रुपए मिलने थे शायद। हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए मिलने थे, यानी कि 40,000 मिलने थे। और दो लोगों ने पैसे नहीं दिए, शर्मा वर्मा। तो एक के पास थे 100, एक के पास थे 200, यानी कि 300 शेयर्स पे 4 रुपए नहीं मिले, 1200 नहीं मिले, कितने मिले, 38,800, 38,800। बढ़िया, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ फोर फीचर लेफ्ट ओवर आफ्टर री इशू विल बी। कितना फोर फीचर का बैलेंस अभी भी रह गया, तो बहुत आसान, निकाल तो रखा ही हमने। देखो वर्मा का टोटल पैसा था 1200, 1200 में से 300 का तो हमने कर दिया, 1200 में से 300 तो हमने यूज कर लिए, तो बच कितने गए अभी भी, 900 बच गए। तो यहां आ जाएगा 900। और लास्ट, एट द टाइम ऑफ फोर फीचर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल बी डेबिटेड फॉर। जब हम फोर करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होगा, या कितने शेयर्स पे डेबिट होगा। सिंपली पूछ रहा है फोर करते हुए सिक्योरिटी कितने शेयर के हिसाब से डेबिट होगा। तो भैया याद करो, मैंने फोर की एंट्री तुम्हारे सामने यहाँ कर रखी है।
देख लो, शर्मा के शेयर्स पे ही प्रीमियम नहीं मिला था, वर्मा पे पूरा मिल गया था। तो वर्मा शर्मा को कितने शेयर्स दिए हुए थे हमने? 100 शेयर्स दिए हुए थे। तो शर्मा का आंसर यहाँ पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100 शेयर्स जो कि शर्मा के थे। ठीक है, और यहां से देखो बच्चों, हमने अपने पास 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके के पेपर बच्चों एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अब एक आइडिया लग गया, अब उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है, मैं और भी वीडियोस इस तरीके की लाऊंगा जहां पे हम प्रीवियस पेपर्स और भी डिस्कस करेंगे। मेरे पास और भी कुछ पेपर्स हैं, तो मैं उनके भी आपके पास सॉल्यूशंस लेके आऊंगा और डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।